नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं आर्थिक राजधानी मुंबई के घाटकोपर में हुए होर्डिंग हादसे की खबर से, जिसमें 14 लोगों की जान जा चुकी है और एक बार फिर से सरकारी तंत्र और ठेकेदारों के सांठगांठ का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार ने मदद का ऐलान कर दिया है, इधर नेता एक बार फिर से प्रचार में जुट गए हैं, लेकिन सवाल यही कायम है कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। 24 घंटे के बाद भी इसका जवाब नहीं मिल सका है। मुंबई से ये रिपोर्ट देखिए। घाटकोपर इलाके के छेड़ानगर पेट्रोल पंप के पास गिरे होर्डिंग का है ये मलबा। सोमवार को लगभग 100 लोग इस होर्डिंग के नीचे दबे थे। 14 लोगों की हादसे में मौत हो गई, कई गाड़ियां चकनाचूर हो गई और इसके बाद शुरू हो गया जिम्मेदारी एक दूसरे पर धकेलने का सिलसिला। बीएमसी ने उस होर्डिंग के लिए और बाकी बहुत सारी होर्डिंग के लिए बीएमसी का परमिशन नहीं लिया जा रहा है। इसके लिए बार बार अथॉरिटीज़ को लिखा, किंतु हमें कुछ अलग एक्ट के सेक्शंस बताते हुए ये बताया गया कि इसमें बीएमसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरा मामला कोर्ट में है, बीएमसी इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में है और अब इसमें किसने प्रक्रिया फॉलो नहीं की, कहाँ पे कुछ लैप्स हो गई, उसका डिटेल इंक्वायरी होगी और जो भी इसमें दोषी है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। हादसे के बाद सवाल उठा है कि होर्डिंग किस कंपनी का है, किसने इतने बड़े होर्डिंग की अनुमति दी। जिस जगह पर होर्डिंग है वह जीआरपी की जगह है। जिस पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरा है वहां चल रहा पेट्रोल पंप भी जीआरपी की जगह पर है। रेलवे पुलिस आयुक्त रहे कैसर खालिद ने होर्डिंग लगाने की इजाजत दी थी। अनुमति ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दी गई थी। 2021 में पेट्रोल पंप बनने के बाद होर्डिंग लगाने की अनुमति दी गई थी। मुंबई में होर्डिंग के लिए बीएमसी से इजाजत लेनी होती है, लेकिन कुछ लोग अफसरों से मिलीभगत और रसूख की वजह से इसे नजरअंदाज कर धड़ल्ले से अपने काम को अंजाम देते हैं। बीएमसी की तरफ से आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई में मंजूर शुदा होर्डिंग 1025 है, लेकिन मुंबई में घूमने वाला हर शख्स जानता है कि इस संख्या से कई गुना ज्यादा होर्डिंग दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में गैर कानूनी होर्डिंग लगे हैं। घाटकोपर में लगा होर्डिंग अनुमति से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसका पूरा पैसे का खेल है, जिसकी वजह से इस तरह की शिकायतों को नज़रअंदाज करते हैं और जब दुर्घटना होती है तब जाग उठती है। तो मेरा सरकार से यही सवाल है, पहले आपने कफन बांटने का काम किया, अब आप जिस तरह से मदद करने का जो एक नौटंकी कर रहे हो, उससे इस तरह के जो नेक्सस करने वाले लोगों का भी मनोबल बढ़ता है। अनधिकृत है, ये होर्डिंग अनाधिकृत है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पिछले 1-1.5 साल से हमारी पार्टी मांग कर रही थी, लेकिन इस पर ना तो शासन ध्यान दे रहा था और ना बीएमसी। इस होर्डिंग और पेट्रोल पंप को गलत तरीके से परमिशन दिया गया है और इसीलिए आज इस तरह के हादसे होने लगे हैं। कहीं न कहीं ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होने का फायदा उठाते हैं और एक इसके पीछे मुंबई महानगर पालिका में या एक नेताओं के एक पॉलिटिकल सिस्टम, शासन प्रशासन की मिली भगत की वजह से ये सालों से इनका नेक्सस चल रहा है। और दूसरा है कि एक बार ये परमिशन ले लेंगे तो फिर 3 साल परमिशन ही नहीं लेंगे, उसको रिन्यू नहीं करेंगे, उसकी फ़ी नहीं भरेंगे। इनकम तो करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद चौथी साल फिर से नया परमिशन लेते हैं। तो वहाँ पे मुंबई महानगर पालिका का भी करोड़ों का लॉस होता है और 4 की परमिशन लिए कहीं कहीं इलीगल भी ये लोग ठोक देते हैं और इसका प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होने की वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जिस ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस होर्डिंग को लगाया था उसका मालिक भावेश भिंडे घटना के बाद से फरार बताया जा रहा है। अभी जो जितने भी होर्डिंग है मुंबई में, उसका स्पेशल ऑडिट हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, जो विदाउट लाइसेंस विदाउट परमिशन है उनको काट दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो आज इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल करने की भी सूचना की। मुंबई में होर्डिंग का व्यवसाय करोड़ों रुपए का है। अनधिकृत होर्डिंग लगाना वैसे तो कानूनी अपराध है, इसे एक सामाजिक गुना भी माना जाता है।
जहां पर अनधिकृत होर्डिंग लगाने की शुरुआत होती है वहीं पर इसकी नकेल कसने की जरूरत है। खास तौर से इसकी शुरुआत दीवार पर पोस्टर चिपकाने को लेकर होती है और अगर ऐसा हुआ तभी बेगुनाहों की जान जाने से उन्हें बचाया जा सकता है। मुंबई से कैमरा पर्सन जितेंद्र वाघमारे और मेरे सहयोगी पारस धामा के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली में एक हिट एंड रन मामला सामने आया है जिसमें एक शख्स को पुलिस की गाड़ी चला रहा पुलिसकर्मी कुचलकर भाग गया। मृतक की बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है। देखिए रिपोर्ट। अपने पिता की मौत का सदमा झेल रही एक बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है। मुझे मेरे फादर वापस कर दो, मैंने सिर्फ उनसे इतना ही बोला है। तो कहते हैं मैम जो चीजें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, वो वापस नहीं आएंगी, ठीक है। पोस्टमार्टम में क्या है, डेड बॉडी पहले कैसी थी, उसके बाद कैसी थी मुझे बता दे तो सही। कुछ नहीं बताया, सब खुद करा इन लोगों ने। सारी चीजें 3 बजे के बीच से 6 बजे के बीच में 3 घंटे में इन्होंने क्या करा, कहाँ एक्सीडेंट, कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस वाले हैं, इन्हें तो सब पता है। हम तो नॉर्मल आम आदमी हैं, हमें क्या पता। शिवानी गुप्ता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पिता को पुलिस की गाड़ी चला रहा पुलिसकर्मी कुचलकर भाग जाएगा। पुलिस से आई परेशानियों को बयां करते हुए शिवानी दावा करती हैं कि इस मामले में कुछ गड़बड़ है। वो कहती हैं कि पुलिस ने उनके पिता का शव देने में बहुत देर लगाई। शिवानी एक एथलीट, बॉडी बिल्डर और फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं। उनके पिता उनके गाइड थे और अपना लक्ष्य हासिल करने में हमेशा शिवानी की हौसला अफजाई की। शाम को 5 बजे मैं सुबह 6 बजे से आई हूँ, पापा कर रही हूँ और उन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि 6 बज गए। डॉक्टर विपिन माधोगड़िया बरसों से शिवानी के डॉक्टर हैं और वो तफसील से बताते हैं कि बैजनाथ गुप्ता का शव किस हालत में सफदरजंग लाया गया। जो डॉक्टर दिव्या हैं वहाँ पर, जो जिन्होंने ये पोस्टमार्टम को किया है, मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, सारे जूनियर्स हैं, तो उनसे मेरे को ज्ञात हुआ कि उनकी हालत इतनी बुरी, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी 3-4 बार उनके चेहरे पे चढ़ा दी हो। आंखें बाहर थी, बिल्कुल चेहरे का पता ही नहीं लग रहा था हुलिया का कि ऐसा चेहरा, मतलब कोई अगर शिवानी भी वहाँ होती या उनकी फैमिली का कोई होता तो वो पहचान नहीं पाते कि ये उनके फादर हैं। तो मैम ये जो एक्सीडेंट बता रहे हैं बार बार, ये तो हमें मर्डर लग रहा है। जानबूझकर उसको मतलब कि चढ़ाई गई है गाड़ी उनके ऊपर। बैजनाथ गुप्ता को कुचलने वाले दिल्ली पुलिस के सिपाही का नाम प्रदीप कुमार है, जो राजेंद्र नगर थाने में तैनात है और नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। रोहित मीणा का कहना है कि पुलिसकर्मी राजेंद्र नगर एसएचओ की गाड़ी चला रहा था और गाड़ी के अंदर अपने 2 दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। तेज रफ्तार गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई, उस पर चलते बैजनाथ गुप्ता को कुचल डाला और गाड़ी पलट गई। 58 साल के बैजनाथ गुप्ता सोमवार की सुबह अपने दफ्तर से लौट रहे थे जब उनका शव भिकाजी कामा प्लेस मेट्रो स्टेशन पर पाया गया। बैजनाथ गुप्ता का शव दिल्ली पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन में ऑटोप्सी की रिपोर्ट मिलेगी। शराब पीकर गाड़ी चलाना गैर कानूनी है और कानून सबके लिए बराबर है। सोमवार सवेरे को 58 वर्षीय बैजनाथ गुप्ता की एक दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल द्वारा हत्या कर दी गई। यह कांस्टेबल शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इस कांस्टेबल को गिरफ्तार तो कर लिया है, परंतु मृतक के परिवार का दावा है कि पुलिस इस केस के गहराई तक जाकर जांच पड़ताल करे और वे न्याय का मांग करते हैं। कैमरा पर्सन अरुण नेगी के संग तनुष्का दत्ता, एनडीटीवी के लिए। और अब खबर लखनऊ से। यहाँ पर एक छात्र की स्कूटी से एक कार में खरोच लग गई, जिसके बाद इस इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। पहले कार सवारों ने छात्र की पिटाई कर दी। छात्र घर चला गया तो कार सवार उसका पीछा करते हुए ईश्वरी खेड़ा गांव पहुंच गए और छात्र को घर से बाहर खींचने लगे। शोर मचाने पर जुटे गांव वालों ने आरोपियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे हमलावर भागे, लेकिन जो जहां मिला ग्रामीणों ने वहीं जमकर धुनाई कर दी। हथियारों से लैस आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर भाग निकले।
देश में चल रहे लोकसभा चुनावों के बीच प्याज निर्यात पर लगे बैन को हटाने का सरकार ने ऐलान किया। किसान खुश हुए, लेकिन इसके बाद जब उन्हें पता चला कि कुछ शर्तों के साथ इस बैन को हटाया गया है, वो फिर से नाखुश हुए। क्यों? महाराष्ट्र के वो किसान जो कि देश का करीब 40% प्याज पैदा करते हैं, नाखुश हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासलगांव से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। चुनावों के दौरान प्याज के निर्यात से बैन तो हटा दिया गया, लेकिन किसानों को फायदा नहीं मिल रहा। निर्यात बंदी हटने के 11 दिन बाद भी मंडियों में किसानों के लिए दाम नहीं बढ़े हैं। इसलिए बैन हटाने के फैसले को चुनावी शिगुफा समझा जा रहा है। ग्राहकों के तक आते तक उसमें इतना खर्चा 20-25 रुपए बढ़कर शायद वो ग्राहकों को 50 रुपए मिलता होगा, लेकिन किसानों को 15 रुपए से किलो ज्यादा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी है। बैन तो हटाया, लेकिन उस पर 40% ड्यूटी लगा दिया। हाँ। उस पर निर्यात मूल्य $550 लगा दिया। अगर बाहर का प्याज अगर यहाँ पे सस्ता मिलेगा तो हमारा प्याज यहाँ से कौन लेगा? तो निर्यात बंदी खुली की ये सिर्फ एक चुनावी जुमला हम कह सकते, चुनावी घोषणा कह सकते, उसका किसानों को कुछ भी फायदा यहाँ पे होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे जो पॉलिसीज है, हमारे जो डिसीजन है, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा पाकिस्तान को हो रहा है। आज पाकिस्तान ने अपना जो प्याज है उस पे जो एमईपी लगा है वो लगभग $300 रखा है और हमने $550 रखा है और उस पर 40% ड्यूटी लगाई है। अगर हमसे सस्ता प्याज अगर पाकिस्तान से अगर मिलेगा तो हमारा प्याज कौन परचेस करेगा? और एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी महाराष्ट्र के नासिक स्थित लासलगांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। लासलगांव प्याज मंडी है ये। आपको बता दें कि महाराष्ट्र प्याज उत्पादन में सबसे ऊपर है। 40% जो देश का प्याज है वो महाराष्ट्र से ही निकलता है। ऐसे में हालात यहाँ पर क्या हैं, आपको उसकी हम ग्राउंड रिपोर्ट सामने रखें तो आपको बता दें कि बीते 5 से 6 सालों में जहां लासलगांव प्याज मंडी में ही 2.5 लाख क्विंटल प्याज की नीलामी रोजाना होती थी, वो घटकर 1.5 लाख क्विंटल तक आ गई है। वजह यह भी बताई जा रही है जो प्याज के किसान हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है। बताया जाता है कि एक साल में देखा जा रहा है कि 5% ऐसे किसान कम हो रहे हैं जो प्याज की खेती करते हैं। नासिक डिंडोरी लोकसभा क्षेत्र के किसानों की नाराजगी समझने के लिए हमने खेतों का रुख किया। पाया कि इस बार प्याज की पैदावार कम हुई। वजह मौसम की मार और कीमतों में नुकसान दोनों हैं। और नासिक के एक ऐसे ही प्याज के खेत में इस वक्त हम मौजूद हैं। रबी सीजन के प्याज की फसल निकल चुकी है, लेकिन आप देखें करीब 8 एकड़ में फैला ये खेत है, जहां पर 6 एकड़ में पहले प्याज की खेती होती थी, लेकिन बारिश की कमी के साथ ही और जिस तरह से किसानों को नुकसान हो रहा है, अब वो खेती इस जगह पर 1 एकड़ में सिमट के आ गई है। जो इसके मालिक हैं विजय पवार हमारे साथ हैं किसान। विजय जी, आपके खेत में इस वक्त हम मौजूद हैं। रबी सीजन की फसल तो निकल चुकी है, प्याज आपकी गोडाउन में आप रख चुके हैं, लेकिन आप बता रहे हैं कि 6 एकड़ की खेती से आप सिमटकर 1 एकड़ पर आ गए हैं। क्यों? बारिश कम थी ना इस साल। हाँ, ठीक है। और महंगाई की वजह से नहीं पड़ता। खाद का दाम, हाँ, मजदूरी का, हाँ, दवाई छिड़कना पड़ता है, उसका भी रेट जीएसटी बहुत बढ़ गया है, उस पे हाँ, बहुत महंगाई बढ़ गई। 1 एकड़ में तो हम अच्छी बनाते तो 100-125 बनता है। 125 क्विंटल लागत मूल्य। हाँ, लागत मूल्य पहले कितना था और अब कितना है? पहले तो क्या 10-20 हजार में हो जाता था, अभी 60-70 हजार रुपए खर्च आता है। एक्सपोर्ट जो बैन था उस पर से पाबंदी इन्होंने हटा दी है सरकार ने। किसानों तक कोई फायदा पहुंच रहा है उससे? अभी तो कोई नहीं दिख रहा है ना मार्केट में। से 200 रुपया फर्क है, बाकी कुछ नहीं। क्या भाव है अभी? अभी अच्छा माल जा रहा है 2100-2200। आपको कितना मिल रहा है? आप हमको मिल रहा है 1500-1600। तो ये जब बैन था तब भी रेट यही था? हाँ, यही था बिल्कुल। और विजय जी, ये गोडाउन है जहाँ पे आपने प्याज स्टोर किया है ना, लगभग कितना प्याज होगा ये? 100 क्विंटल। 100 क्विंटल प्याज है। और ये कितने समय तक ये स्टोर ऐसे रह सकता है? ये 2 महीने तक रहेगा, उसके बाद खराब हो जाता है। तो कितना प्याज बचा पाते हैं? 70% बचेगा। हमको तो 12-13 रुपए मिलता है इधर अच्छे प्याज का। बीज का कहाँ जाता है पैसा? बीज का वो दलाल खा रहा है ना। हमको कुछ नहीं मिलता, तुमको महंगा मिलता है खाने वाले को। तो बीज का क्या कर रहे हैं कुछ मालूम नहीं, तो किसानों को कोई फायदा नहीं इसका। कितनी पीढ़ियों से आप किसानी में हैं? हमारी 3री पीढ़ी। और ये आपके बच्चे हैं? हाँ। तो अब आपकी आने वाली पीढ़ी को रखेंगे इसमें किसानी में? तो क्या करेंगे, तो नौकरी नहीं है तो उसकी वजह से करना ही पड़ेगा।
मैं सुन रही हूँ कि यहाँ पे हर साल करीब 5% जो किसान हैं प्याज के वो कम होते जा रहे हैं, प्याज की खेती से निकलकर कुछ और कर रहे हैं। क्या वाकई ऐसा है जमीन पर? हाँ, हालत सही है कि उसमें कुछ परोड़ता नहीं ना, घाटे वाला कौन करेगा सौदा। तो हर साल ये ऐसा हो रहा है, कभी बारिश की वजह से, कोई निर्यात बैन की वजह से, कभी कभी नुकसान में हो जाता है। कोटम गोंड नाम के इस गांव के वरिष्ठ किसान वसंतराव कहते हैं कि यहाँ करीब 50 ऐसे किसान के बेटे हैं जिनकी उम्र 40 से 45 हो चुकी है, लेकिन उन्हें कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता। इसमें अभी इधर ये गांव में 40-50 लड़के ऐसे हैं जो 25 से 45 साल के हो गए, उसको कोई लड़की नहीं देता क्योंकि वो खेती करते हैं। ये भी सुना कि शायद लड़कों को ही पैसे देने पड़ते हैं लड़कियों के लिए। लेता है ना, 5-10 लाख रुपए लेते कि लड़की मिले और पूरा खर्चा लड़के का बाप उठाता है। शादी का पूरा खर्चा लड़का, पूरा खर्चा। हाँ। प्याज बेल्ट कहे जाने वाली 3 सीटें नासिक, डिंडोरी और धुले में 20 मई को 5वें चरण में मतदान है। किसानों के नुकसान का असर इनके मत पर भी दिखने वाला है। आपके वोट पर क्या असर पड़ेगा? 20 मई को चुनाव है। बहुत पड़ेगा असर। हाँ। तो ये सबसे बड़ा आपके लिए मुद्दा यही है? यही मुद्दा चुनाव में, यही खेती का मुद्दा रहेगा। अच्छे दिन का तो कोई मौका नहीं। ज्यादा बुरे दिन कितने सालों से आए हैं? ये 4 सालों से। 4 सालों से आप लोग ज्यादा परेशान? हाँ। उसमें मौसम की मार सबसे ऊपर है? मौसम की तो रहेगी इतना, वो तो किसी के हाथ में नहीं, लेकिन जो हाथ में वो नहीं करते ना। वो जो सरकार की नीति है वो आप लोगों के हिसाब से नहीं, आज बात नहीं, किसान के बारे में अच्छी नीति नहीं। सरकार ने 7 दिसंबर 2023 को प्याज की महंगाई कम करने के लिए प्याज की निर्यात बंदी की थी। किसानों और व्यापारियों के भारी विरोध के बाद 4 मई को निर्यात बंदी खत्म कर दी गई, लेकिन $550 प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य और इस पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी की शर्त के साथ। फिर भी अंदेशा था कि इससे कहीं घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें न बढ़ जाएं, इसलिए केंद्र सरकार ने कीमतें बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ाने के लिए 2024-25 के लिए 5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने की नीयत से बाजार दरों पर किसानों से प्याज खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन निर्यात की कड़ी शर्तें फिलहाल कीमतों में उछाल को थामे हुए है। नासिक से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। भिवंडी से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।